दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिक्स बताने वाला हूँ। तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान में दाब के बारे में, यानी प्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है वायुमंडलीय। जो होता है वायुमंडल के कारण जो परिवर्तन होता है और इसका जो लाभ और हानि होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? वायुमंडलीय दाब में होने के कारण निम्नलिखित घटनाएं होती है। वायुमंडलीय दाब से क्या क्या घटनाएं होती है, क्या क्या हानि होती है, इसको पढ़ना है। तो देखिए, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब के कम होने के कारण, वायुमंडलीय दाब के कम होने के कारण निम्नलिखित घटना होती है। निम्नलिखित घटना होती है। निम्नलिखित घटना होती है। पहला में है आपको हवाई जहाज। पहला में हवाई जहाज में पेन की स्याही बाहर आ जाती है, बाहर आ जाती है। पहला में क्या है? वायुमंडलीय दाब, मतलब वायुमंडल में जो दाब है उसके कम होने के कारण, वायुमंडलीय दाब कम हो जाने के कारण क्या होता है कि हवाई जहाज में पेन की स्याही, मतलब हवाई जहाज में जो बैठे यात्री होते हैं और वो जो पेन रखते हैं तो पेन की स्याही बाहर आ जाती है। इसके कारण तो वायुमंडलीय दाब के कारण हवाई जहाज में पेन की स्याही बाहर आ जाती है। ठीक है। उसके बाद समझिए, पर्वतों पर जाने से, दूसरा में है पर्वतों पर जाने से, पर्वतों पर जाने से, पर्वतों पर जाने से नाक से खून आने लगता है। नाक से खून आने लगता है, आने लगता है। मतलब क्या हुआ कि वायुमंडलीय दाब के कम हो जाने के कारण ऐसा होता है कि पर्वतों पर जाने से, मतलब जब हम जैसे जैसे पर्वत पर जाएंगे तो क्या होगा कि नाक से खून आने लगता है। पर्वत मतलब हो गया ऊंचे स्थान पर जाना, है ना। जैसे जैसे हम ऊंचे स्थान पर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, जिसके कारण नाक से खून आने लगता है। इसके कारण वायुमंडलीय दाब के कारण ऐसा होता है। ठीक है। पहले में बताए हवाई जहाज में पेन की स्याही बाहर आ जाती है और दूसरा पर्वतों पर जाने से नाक से खून आने लगता है। यह आपका दूसरा पॉइंट। उसके बाद आगे आपको समझना है, आगे है पर्वतों पर वायुमंडलीय दाब घटने से। दूसरा में क्या है? पर्वतों पर वायुमंडलीय दाब घटने से, पर्वतों पर वायुमंडलीय दाब घटने से, पर्वतों पर वायुमंडलीय दाब घटने से क्या होता है कि क्वथनांक घट जाता है। क्वथनांक घट जाता है, घट जाता है, जिस कारण खाना देर से पकता है। जिसके कारण खाना देर से पकता है। जिसके कारण खाना देर से पकता है, देर से पकता है। अब इस बात को समझिए, पर्वतों पर जो पर्वत होते हैं यानी ऊंचे स्थानों पर वायुमंडलीय दाब घटने से, मतलब वायुमंडलीय दाब पर्वत पर कम हो जाते हैं। घटने से क्वथनांक घट जाती है, जो उसका क्वथनांक होता है ना वो घट जाता है, जिसके कारण खाना देर से पकता है। जहाँ पर क्वथनांक घटेगा वहाँ पर खाना तो देर से ही पकेगा। तो
इसके बाद समझिए गुब्बारे में जब गुब्बारे गुब्बारे जब ऊंचाई पर गुब्बारे जब ऊंचाई पर जाता है तो वायुमंडलीय दाब के घटने से वायुमंडलीय दाब घटने से वह फट जाता है अब इस बात को समझना है कि गुब्बारे जो गुब्बारा होता है उसमें गैस भरा होता है, तो गुब्बारे जब ऊंचाई पर जाता है, गुब्बारा जो होता है वो जब बहुत ऊंचाई पर चला जाता है तो क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब जो होता है उसका वो घट जाता है। क्या घट जाता है? वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिसके कारण वह फट जाता है। गुब्बारा जब बहुत ऊंचाई पर जाता है तो उसका वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इसके कारण वो क्या होता है कि फट जाता है। तो इस चारों पॉइंट को आप अच्छे से समझे, एक बार फिर से देख लीजिए। वायुमंडलीय दाब की कम होने के कारण निम्नलिखित घटनाएं हो रही है। मतलब वायुमंडलीय दाब जो घट जाता है या कम हो जाता है तो उससे कौन कौन घटना होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला घटना क्या बताए थे? हवाई जहाज में की स्याही जो होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब के कम होने के कारण। दूसरा पॉइंट बताए थे कि पर्वतों पर जाने से जो नाक से खून आने लगता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तीसरा में बताए थे कि पर्वतों पर वायुमंडलीय दाब घटने से जो वहाँ का क्वथनांक होता है वो घट जाता है, ठीक है, पर्वत पर, इसके कारण खाना देरी से पचता है। और चौथा में बताया कि गुब्बारे जब ऊंचाई पर जाता है तो क्या होता है, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण वह फट जाता है, ठीक। इसके बाद आगे इसके बाद है एक वायुमंडलीय दाब। एक वायुमंडलीय दाब क्या होता है? एक वायुमंडलीय दाब अर्थात एक बार 1.013 में 10 का पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है, मतलब क्या हुआ कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है? एक वायुमंडलीय दाब जो होता है अर्थात एक बार, मतलब क्या हुआ, एक बार बराबर क्या होता है? 1.013 में 10 का पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, या फिर इसको आप पास्कल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद समझिए यहाँ पर एक बार का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार बराबर होता है 1.13 गुने 10 का पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। इसको समझ गए कि एक वायुमंडलीय दाब अर्थात एक बार बराबर 1.013 गुने 10 का पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। और एक बार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1.13 गुने 10 का पावर 5 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर या पास्कल, ठीक है। उसके बाद आगे अब हमको समझना है कि पानी के बुलबुला का दाब के बारे में, ठीक है, पानी का जो बुलबुला होता है उसके दाब के बारे में समझना है, उसको भी समझना है हमको। तो देखिए पानी के बुलबुले के दाब, पानी के बुलबुला का दाब क्या होता है? अगला टॉपिक क्या है? पानी के बुलबुले का दाब। पानी के बुलबुले का दाब के बारे में समझना है, ठीक है। तो जल के पहला पॉइंट है जल के अंदर, पहला पॉइंट में क्या है? जल के अंदर
का दाब, जल के अंदर बुलबुले का दाब, जल के अंदर बुलबुले का दाब, बाहर के पानी के, जल के अंदर बुलबुले का दाब बाहर के पानी के, बाहर के पानी के दाब से अधिक होता है, दाब से अधिक होता है, अधिक होता है। जल के अंदर बुलबुले का दाब मतलब जो जल है यानी जो पानी है उसके जो अंदर बुलबुले का दाब होता है ना, वो बाहर के पानी के दाब से क्या होता है कि अधिक होता है। ठीक है, बाहर के पानी के दाब से अधिक होता है, जिस कारण वो ऊपर आने के बाद, जिस कारण वह ऊपर आने के बाद, जिस कारण वो ऊपर आने के बाद क्या होता है, फट जाता है, फट जाता है, जिस कारण वो ऊपर आने के बाद क्या होता है, फट जाता है। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझना है आपको। जल के अंदर मतलब जो जल होता है, जो पानी होता है, उसके अंदर जो बुलबुले का दाब होता है, जो उसके बुलबुले का दाब होता है वो बाहर के पानी के दाब से अधिक होता है। ठीक है, जिस कारण वो ऊपर आने के बाद क्या होता है कि फूट जाता है यानी फट जाता है। ठीक है, जिस कारण वो ऊपर आने पर फट जाता है। जब बुलबुला नीचे या ऊपर, जब बुलबुला नीचे या ऊपर, जब बुलबुला नीचे या ऊपर जाता है तो उसका आकार बढ़ता है, उसका आकार बढ़ता है, तो इसका आकार बढ़ता है। मतलब क्या हुआ कि जब जो बुलबुला होता है पानी के अंदर, जब वह नीचे जाता हो या फिर ऊपर जाता हो, उसका जो आकार होगा वो क्या होगा कि बढ़ेगा। ठीक है, तो जब बुलबुला नीचे या ऊपर जाता है तो उसका आकार क्या होता है, बढ़ता है। बड़ा बुलबुला सतह पर, तीसरा पॉइंट में क्या है, बड़ा बुलबुला सतह पर, बड़ा बुलबुला सतह पर पहले आएगा और छोटा वाला बाद में, और छोटा वाला बाद में, और छोटा वाला बाद में। अब इसको समझना है, जो बड़ा बुलबुला होगा ना पानी के अंदर, वो सतह पर सबसे पहले आएगा, छोटा वाला बुलबुला बाद में आएगा। तो इस तीनों पॉइंट को फिर से समझिए। पानी के बुलबुले का दाब मतलब पानी में जो बुलबुला होता है उसके दाब के बारे में समझना है। पहला पॉइंट में क्या बताया कि जल के अंदर बुलबुले का दाब, जल मतलब पानी, पानी के अंदर बुलबुले का दाब और बाहर के पानी के दाब से क्या होता है कि अधिक होता है, जिस कारण वो ऊपर आने के बाद क्या होता है कि फट जाता है। दूसरा पॉइंट में बताया कि जब बुलबुला नीचे या ऊपर जाता है तो इसका आकार बढ़ता है। तीसरा पॉइंट में बताया कि बड़ा बुलबुला सतह पर पहले आएगा जबकि छोटा वाला बाद में। ठीक है, इसके बाद समझिए, उसके बाद क्या समझना है आपको, इसके बाद हमको क्या समझना है, पानी के बुलबुले का दाब के बारे में समझ गए। इसके बाद जो हमको समझना है वह हमारा द्रव द्वारा लगाया गया दाब के बारे में। अगला टॉपिक क्या है, द्रव द्वारा लगाया गया दाब, द्रव द्वारा लगाया गया दाब के बारे में। द्रव द्वारा लगाया गया दाब, द्रव द्वारा लगाया गया दाब, इसके घनत्व, ऊंचाई तथा
यानी क्या होता है P बराबर HdG। P बराबर फॉर्मूला होता है HdG। अब इस बात को समझना है कि द्रव द्वारा लगाया गया दाब क्या होता है। द्रव का मतलब होता है लिक्विड। द्रव द्वारा लगाया गया दाब में द्रव द्वारा लगाया गया दाब जो होता है वो उसके घनत्व ऊंचाई, उसके जो घनत्व का ऊंचाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। किसका? द्रव द्वारा लगाया गया दाब का, यानी P बराबर होता है HdG। P बराबर फॉर्मूला होता है HdG होता है। इसके बाद आगे समझिए, इसके बाद आगे समझिए जो टॉपिक और है, इसके बाद दाब समाप्त हो जाएगा। इसमें हमको समझना है नोट में क्या समझना है। यदि किसी नली से कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है, यदि किसी नली से कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है तो इस द्रव का दाब, इस द्रव का दाब नली के क्षेत्रफल के क्रमानुपाती होगा। अर्थात पतली नली से द्रव तेजी से निकलेगा। अर्थात पतली नली से द्रव तेजी से निकलेगा। और इसको समझिए, यदि किसी नली से कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है, कोई नली है और उससे द्रव प्रवाहित हो रहा है, तो इस द्रव का जो दाब होगा वो नली के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब उल्टा होगा। अर्थात पतली नली से द्रव तेजी से निकलेगा, जो पतली नली होगा उससे द्रव तेजी से बाहर निकलेगा। ठीक है। इसके बाद समझिए पास्कल का नियम। इम्पोर्टेंट चीज़ है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम के बारे में समझना है। पास्कल का नियम, जब किसी बंद पात्र में द्रव या गैस भरा रहता है, जब किसी बंद पात्र में द्रव या गैस भरा रहता है तो वह अपने सभी दिशाओं में समान दबाव लगाते हैं। इसे ही पास्कल का नियम कहते हैं। इसे ही पास्कल का नियम कहते हैं। इसे ही पास्कल का नियम कहते हैं। इस पर आधारित यंत्र है। इस पर आधारित यंत्र है। पास्कल के नियम पर आधारित यंत्र कौन कौन से हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक, दूसरा भी है हाइड्रोलिक दाब, हाइड्रोलिक जैक, तीसरा भी हाइड्रोलिक जैक, दोनों पॉइंट को अच्छे से समझिए। यदि किसी नली से कोई नली है, ठीक है, तो कोई नली से कोई द्रव यानी लिक्विड प्रवाहित हो रहा है, तो इस द्रव का जो दाब होगा ना वो नली के क्षेत्रफल के
समानुपाती होगा, यानी उल्टा होगा, अर्थात पतली नली इस तरफ तेजी से निकलेगा तो पतला नली होगा उसकी तरफ तेजी से निकलेगा। और पास्कल का नियम क्या कहता है कि जब किसी बंद पात्र मतलब बर्तन, तो जब किसी बंद बर्तन में द्रव या गैस भरा रहता है तो वह अपने सभी दिशाओं में समान दबाव लगाता है। इसे ही पास्कल का नियम कहते हैं। अगर कोई बंद बर्तन है उसमें द्रव या गैस भरा रहेगा तो सभी दीवार पर क्या करेगा कि दबाव लगाएगा, इसे ही पास्कल का नियम कहते हैं। तो पास्कल के नियम पर आधारित यंत्र कौन कौन है? पहला है हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक दाब और हाइड्रोलिक जैक। ये तीनों मशीन पास्कल के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने दाब के बारे में सीखा। नेक्स्ट